ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एलजेपी में घमासान के बीच चिराग पासवान हार मानने को तैयार नहीं है। हालांकि उनके चाचा पशुपति और चिराग में घमासान जारी है। खुद चिराग पासवान हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर चिराग आपका। जी नमस्कार। चिराग, घटनाक्रम ऐसा हुआ शायद बिलीफ से बाहर था, हमने भी नहीं सोचा था। और मेरा पहला सवाल यही है आपसे, 5 सांसद संपर्क में थे, पार्टी तोड़ना चाहते थे, एक साजिश हो रही थी, क्या आपको बिल्कुल भनक नहीं लगी चिराग? भाई एक ऐसा दौर था मेरी जिंदगी में जहां एक तरफ मेरे पिताजी का निधन हुआ था कुछ समय पूर्व, और आने के बाद क्योंकि उनका निधन चुनाव के ठीक बीच में हुआ, तो उस वक्त परिवार के साथ समय बिताने का मुझे समय ही नहीं मिला। जिस तरीके से मैं चुनाव प्रचार में मैं उलझा रहा, तो वापस आने के बाद हम लोगों ने जरूर इतना सोचा था कि कुछ महीने परिवार, मैं, मम्मी, मेरी सिस्टर, हम लोग एक साथ रहेंगे और पापा को बैठकर याद करना, उनकी यादों को एक दूसरे के साथ साझा करते हुए दुख एक दूसरे का बांटना, ये समय हम लोग को चाहिए था। ये इसी दौरान मुझे टाइफाइड हुआ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई और लगभग 6 हफ्ते का दौर ऐसा था जब मैं बिस्तर पे ही था। और उस दौरान कब मेरे पीठ पीछे ये पूरा घटना चक्र, ये पूरा प्रकरण घटा, हकीकत में इस बात की जानकारी मुझे नहीं हुई। और मैं दोष अभी किसी को क्या दूं, जब उसमें अपने ही जब उसमें शामिल हूं, जब मेरे अपनों ने ही जब मुझे धोखा दिया, तो मैं किसी और के बारे में क्या कहूं कि उन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ा या उन्होंने ऐसा किया, क्यों किया, जब मेरे अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया। और उसमें भी मेरे चाचा, मेरे छोटे चाचा, उनका निधन हो चुका है, मेरे पिताजी का निधन हो चुका है। और उसके बाद अगर मैं पिता की छवि किसी में देखता था, और मेरे लिए कोई पिता तुल्य ही नहीं, मेरे पिता की गैर मौजूदगी में मेरे लिए वो पिता ही थे, तो मैं पारस चाचा को ही देखता। ठीक है। पर आज जिस तरीके से उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, तो जब उन्होंने ही मुझे धोखा दे दिया, तो अब दूसरों पे क्या शिकायत करें। ठीक है। चाचा ने क्लेम किया है चिराग कि एलजेपी अब उनकी हो गई है। उन्होंने बाकायदा लोकसभा में एक लेटर भी दिया, 5 सांसदों द्वारा साइन किया हुआ। लोकसभा स्पीकर से आप भी मिले थे। लोकसभा स्पीकर ने तुरंत टेबल ऑफिस से जो नोट जारी हुआ, उसमें एलजेपी के सदन के नेता के रूप में चाचा को स्थापित कर दिया, पशुपति जी को। आप भी मिले थे। आपने भी एक मीटिंग बुलाई थी घर में, जिसमें जितने ऑफिस बेयरर्स थे एलजेपी के, वो सब मौजूद थे। अब यथास्थिति क्या है, क्योंकि आप दोनों ही लोग चुनाव आयोग गए हैं, आपकी दलील क्या है? देखिए, मैं 2 मिनट का आपसे समय चाहूंगा। मैं इसको संक्षेप में मैं आपको पूरा समझाना चाहता हूं। पहले तो लोकसभा स्पीकर वाला पूरा प्रकरण मैं आपके समक्ष रखूंगा। लोकसभा स्पीकर माननीय ओम बिरला जी लोकसभा में 200 पार्टियों को वो हेड करते हैं। उनको नहीं पता कि हर पार्टी का संविधान क्या कहता है, नहीं कहता है। वैसे ही जो मेरी पार्टी का संविधान है, यकीनन माननीय लोकसभा अध्यक्ष की जानकारी में नहीं है। मेरी पार्टी का संविधान स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि एनी एक्टिविटी टेकिंग प्लेस in the parliament or in the assembly will be decided by the central parliamentary board। ये हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड इस बात को निर्धारित करेगा। और जब मेरी व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई अध्यक्ष जी से, तो उस वक्त भी मैंने उनको स्पष्ट तौर पर कहा कि आप मेरी पार्टी के संविधान को ओवररूल नहीं कर सकते। आपका सदन पे पूरा अधिकार है, सदन की कार्य प्रणाली पर आपका पूरा अधिकार है, पर मेरी पार्टी का प्रतिनिधित्व कौन कौन से पद पर करेगा, वो मेरी पार्टी का संविधान इसको तय करेगा। पिछली बार जब इन्होंने मुझे नेता सदन नियुक्त किया था, तो मेरे संसदीय बोर्ड के द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार पर ही किया था। तो ये तमाम जानकारी अपने संविधान के, इवन द रूल बुक ऑफ पार्लियामेंट स्टेट्स दिस वेरी क्लियरली, अपेंडिक्स 4 का जो सब क्लॉज 2F है, क्लियरली स्टेट करता है दैट लीडर इज अ पर्सन चोजन बाय द पार्टी। उसका एक रिसेंट उदाहरण भी दूंगा। जब संजय जायसवाल जी, जो बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको जब चीफ व्हिप के पद से अभी हटाया गया कुछ दिनों पहले, मानसून सेशन से पहले, तो उस वक्त पार्टी ने उन्हें लिख के दिया। उस वक्त उनके पास कोई सांसद नहीं गया था, ओम बिरला जी के पास। तो ये परंपरा रही है कि पार्टी निर्धारित करती है कि उनके नेता कौन रहेंगे सदन में, या चीफ मुख्य सचेतक या व्हिप वगैरह कौन रहेंगे वहां पे। तो हैविंग सेड दैट, ये सारी बातें हम लोगों ने स्पीकर साहब के समक्ष रखी है कि वो इसकी जानकारी हासिल करें और इस पे जो भी न्याय संगत फैसला हो वो उसको करें। बट अगर ऐसा नहीं होता है, तो अगले हफ्ते लोक जनशक्ति पार्टी, हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसमें सही हैं, तो इस बात में कहीं हम लोग को घबराने की बात नहीं है। नेता सदन वो निष्कासित, वो मेरी पार्टी से निलंबित, तो ठीक है, मतलब एक चीज कर दिया गया। तो आप उनको, चिराग जी, आप कह रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट कि आपके लिए आप न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है। अगर आपको यहां से न्याय नहीं मिलता है, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्यों नहीं खटखटाऊंगा भाई। अगर मेरे साथ कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, तो मैं पार्लियामेंट में, मैं न्यायालय में क्यों नहीं जाऊंगा।
जैसा मैंने कहा कि मैंने उनको पार्टी से चिराग जी, निलंबित कर दिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक ठीक है, ये तो एक लंबा प्रक्रिया है, चुनाव आयोग है, स्पीकर साहब है, न्यायालय तक मामला जाएगा। एक जो बात निकल के आई, जब हमने उन सांसदों से भी हमने बात करी, पशुपति पारस जी से ही बात करी, उन्होंने दो चीजें कही। पहली, जो विधानसभा चुनाव था उसमें जो लाइन आपने ली वो पार्टी के हित में नहीं थी और बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, पहला। दूसरा, सांसदों ने कहा कि साहब हमसे मुलाकात नहीं करते थे और जो फैसला वो लेते थे वो पार्टी हित में नहीं था। ये पशुपति पारस और उन 5 सांसदों ने कहा जो अब आपके साथ नहीं है। मैं उन 5 सांसदों के पिछले 5 महीने के ही अगर मैं आपको दिखा दूं कि कितनी बार मेरी कितनों से मुलाकात हुई है, भले वो कैसर साहब हो, बीना देवी जी हो या चंदन सिंह, उनका भी ऑपरेशन हुआ था, उनके मैं घर पे भी गया था। बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, मैं उसके गहराई में बहुत ज्यादा नहीं जाते हुए, अगर ये जो मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं मिलता नहीं था या बात नहीं करता था, तो आज आप मुझे बताएं कि पार्टी के 95% लोग मेरे साथ क्यों खड़े हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मैंने आप सबके सामने की, उसपे सबका परिचय सामने मैंने रखा। मिनिमम ये 75 सदस्यों की बॉडी होती है और उसमें से 66 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ना सिर्फ मेरे साथ खड़े हैं, बल्कि कानूनी लड़ाई में उनके एफिडेविट्स की मुझे जरूरत पड़ेगी, वो एफिडेविट भी आज की तारीख में यहाँ पर मेरे सामने मौजूद है। ठीक है, सबके एफिडेविट्स मेरे साथ। ठीक है चिराग जी, एक चीज और समझना चाहता हूं, क्योंकि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ आप लोग को भी पता नहीं था, हम लोग भी बिल्कुल हैरत थे कि एकदम से इतना बड़ा ऑपरेशन वो भी एक पार्टी के अंदर हो रहा है। इसके पीछे मास्टरमाइंड आप किसे मानते हैं? लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को टारगेट किया था, ये बिल्कुल स्वीट पॉइजन था, बाद में बदला लिया नीतीश कुमार ने आपसे। नहीं, बिल्कुल ये बदले की तो राजनीति हुई है और विधानसभा के चुनाव में किसी से छुपा हुआ थोड़ी है। मैंने तो बार बार इस बात को मैंने बोला ही था कि मैं नीतीश कुमार जी की नीतियों के मैं खिलाफ हूं। मैं नहीं मानता कि भैया 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है, पर मैंने कभी भी उनका व्यक्तिगत मैंने उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। मेरा उनका व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं रहा। मेरे पिताजी ने हमेशा सिखाया है, मुझे जिससे उम्र में बड़े हैं, मेरा उनके प्रति वही सम्मान आदर है जो किसी भी मुझसे बड़े या मेरे पिता की उम्र के व्यक्ति के लिए मेरे मन में होना चाहिए। पर जिस तरीके से उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर टारगेट किया, मेरे परिवार को तोड़कर, भाई अगर आपको चिराग पासवान से दिक्कत है, आप मेरी नीतियों पर सवाल उठाते ना, आप बोलते कि क्यों चिराग पासवान बोल रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ। आज जब मुख्यमंत्री खुद दिल्ली में कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए पिछले 4 दिन से दिल्ली में है, 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं चार्टर फ्लाइट से, क्या बिहार में एक ऐसा अस्पताल विकास पुरुष जी ने नहीं बनाया कि वहां पर वो अपने कैटरैक्ट का ऑपरेशन करा लें? तो वैसे ही आप चिराग पासवान पे भी नीतिगत विषयों पर आप सवाल उठाइए ना, बोलिए कि मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन एजेंडा खराब है। पर मेरी परिवार को, मेरी पार्टी को इस तरीके से तोड़ना, और ये इनकी कार्यशैली रही है। उन्होंने मेरे साथ ही नहीं, मेरे पिताजी को कितनी बार राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। 2005 में निरंतरता में जो दोनों चुनाव में हमारे विधायकों को तोड़ने का इन्होंने काम किया, हमारे एमएलसीज को तोड़ने का काम किया। दलित महादलित बंटवारा ही मेरे पिताजी की राजनीतिक हत्या करवाने के लिए किया गया था, ताकि उनके बढ़ते हुए राजनीतिक कद को रोका जाए। तो नीतीश जी को ये दिक्कत है, वो उनको रामविलास पासवान जी से भी रही, उनको चिराग पासवान से भी ये दिक्कत। ठीक है, लेकिन चिराग, राजनीतिक तौर पे ठीक है, आपने एक लाइन ली और आपने एज अ यूथ अपनी बात बिहार में रखी। कई बार होता है आप कोई चीज लेकर चलते हैं, कोई आइडिया लेकर चलते हैं, कई बार क्लिक होता है, कई बार नहीं होता है, फेयर एनफ, आपकी कॉल थी, एज अ पॉलिटिशियन कॉल्स लेना चाहिए, हर बार आदमी सफल नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपको लगता है कि उससे पार्टी को नुकसान हुआ? अगर आप नीतीश के साथ रहते, यही बात मैं बोल रहा हूँ, इस बात को अगर आप आंखों से अगर आप समझेंगे तो आप समझेंगे कि इससे पार्टी को कितना फायदा हुआ है। वो हमें 2%, 3% की पार्टी कहा जाता था, आज की तारीख में 6% मत हम लोगों ने तब कंसोलिडेट किया जब हम लोग 100 प्लस सीटों पर, हम लोगों ने अभी चुनाव भी नहीं लड़ा। अगर हम लोग 100 प्लस सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते तो यकीनन ये मत प्रतिशत 10% से ज्यादा का होता, और आज 15% वाले बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो कौन कहता है कि मेरी पार्टी को इससे फायदा नहीं हुआ? आज मेरे 137 जो प्रत्याशी हैं, उसमें से 129 प्रत्याशी मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं। बिहार की कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा उठाने वाला, नाम देने वाले मजबूत साथी ना हो। इससे पहले पार्टी जब पॉकेट्स में चुनाव लड़ती थी तो पार्टी का संगठन सिर्फ उन जिलों तक सीमित रहता था जहां पे हम लोग चुनाव लड़ते थे। तो आज की तारीख में मुझे खुशी है, एंड इफ आई वॉज टू अनडू एंड रीडू द होल इलेक्शन सिनेरियो, मैं इसको एग्जैक्टली वैसे ही करता जैसा मैंने किया। ठीक है। और जो सांसद बोलते हैं कि हम लोगों ने गलत फैसला किया, आप उनसे कभी मिलेंगे तो पूछिएगा उनसे, दिल पे हाथ रख के बोलते कि क्या उनकी सहमति नहीं थी? क्यों? क्योंकि हर एक सांसद के अपने बेटे और बेटी की, कैसे साहब के बेटे की टिकट इसमें कट रही थी 15 सीटों में,
हीना देवी जी की बेटी की टिकट नहीं मिल रही थी इन 15 सीटों में। तो ये सब एक सुर से सहमत थे, मेरे चाचा खुद इसमें सहमत थे, वर्चुअली वो उस मीटिंग में शामिल हुए, तो खुद सहमत थे कि आप अकेले चुनाव लड़ें। ठीक है, ठीक है। अब राजनीति ऐसी होती है। चिराग, एक चीज और आपसे समझना चाहता हूं कि नीतीश कुमार दिल्ली में है और इसका एक केओस लगाया जा रहा है कि आने वाले मॉनसून सेशन से पहले सरकार कैबिनेट एक्सपेंशन प्रधानमंत्री कर सकते हैं। एक सवाल बार बार आता है, क्योंकि रामविलास पासवान जी कैबिनेट में थे, एनडीए के साथ हैं, और ये जो मोदी कार्यकाल है पहले दिन से उनके साथ खड़े हुए हैं, और बकायदा हमने देखा कि प्रधानमंत्री भी कितने भावुक हुए थे जब पासवान जी का निधन हुआ था। अब आप उनके बेटे हैं, लोकसभा में सांसद हैं, पार्टी के नेता हैं, क्या आप एनडीए के पार्ट हैं? मेरा सीधा सवाल। और क्या आप सरकार में शामिल होना चाहते हैं? क्योंकि वो आप तो एनडीए के पार्ट है ही हैं। आपने बिहार चुनाव में भी ये बात कही थी कि मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, हम एनडीए के पार्ट हैं। आपने मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोला था, सीधे सीधे जो आपने सवाल उठाया था वो नीतीश कुमार पर उठाया था। क्योंकि 2014 में मेरा गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था, और वो दौर था जब मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के सवाल पर ही उनसे हाथ छिटक कर वो अलग हुए थे। तो मैंने तो अपना वो गठबंधन 14 में भी निभाया, 15 में भी, जब वो महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी गए तब भी मैं हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ ही रहा। 19 में भी मैं इनके साथ रहा, और 20 के जो चुनाव थे उसमें भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के समक्ष मैंने प्रत्याशी नहीं उतारे, कुछ सीटें, 6 सीटें छोड़कर, जिसकी जानकारी मैंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दे दी थी। वो इसीलिए क्योंकि मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। आगे ये गठबंधन रहता है नहीं रहता है, ये निर्णय पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ही लेना है। मैंने तो अपना समर्पण, एक हनुमान की तरह मैंने अपना समर्पण मैंने दिखाया। जब जब प्रधानमंत्री जी का कोई भी नीतिगत बड़ा फैसला था उसके साथ मैं मजबूती से मैं खड़ा रहा। और जहां तक रही बात मेरे मंत्री बनने की या नहीं बनने की, भाई आप इस बात को आपकी ईमानदारी से आप मानेंगे, अगर मुझे सिर्फ मंत्री ही बनना होता तो मेरे सामने तो रेड कार्पेट बिछी हुई थी ना। मैं अगर इस गठबंधन के साथ जाता, मुझे 15 सीटें या जो भी सीटें दे रहे थे, मैं वो 15 सीटें लेता, मेरे 10-12 विधायक जीतते, 2 आज मेरे मंत्री होते नीतीश जी की सरकार में, और मैं केंद्र में मंत्री होता। मैं संघर्ष के रास्ते पर अगर चल रहा हूं तो ये मैंने स्वतः चुना है, ये संघर्ष का रास्ता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिहार में बदलाव हो। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पिछले 15 सालों में, अगर उनको कैटरैक्ट के ऑपरेशन के लिए दिल्ली आना पड़ता है, तो आप सोच लीजिए बिहार में स्वास्थ्य शिक्षा के क्या हालात हैं। और मैं नहीं सहमत हूं कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है, और इसीलिए मैंने ये अपना अलग रास्ता मैंने चुना है। अब निर्णय भारतीय जनता पार्टी को लेना है कि वो किसके साथ आगे की राह देखते हैं। ठीक है, एक ऑफर और भी आया है, आपको पता होगा चिराग जी, तेजस्वी यादव ने कहा है कि दरवाजे भी खुले हैं, आ सकते हैं, यूथ है, हम साथ में काम कर सकते हैं। एक रेड कारपेट तेजस्वी भी आपके लिए बिछा रहे हैं बिहार के अंदर। देखिए, तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, और ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं मैं आपको दे रहा हूं, मैं हमेशा मैंने इस बात को कहा है कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं। मेरे पिताजी लालू जी की आपस में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, एक लंबे समय तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया था। और जब वो दोनों मित्र थे तब मैं और तेजस्वी, हम दोनों बहुत छोटे थे, और हम दोनों की व्यक्तिगत, हम दोनों की दोस्ती इस नाते, जान पहचान इस नाते रही है क्योंकि हमारे पिताजी मित्र थे। तो एक लंबे समय से मैं उनको जानता हूं, लंबे समय से सुख दुख में हमेशा तेजस्वी जी से बात होती रही है, उनके फोन आते रहे हैं। जब पिताजी के निधन के बाद जब उनको लेकर हम लोग पटना गए तब भी तेजस्वी वहां पर मौजूद थे। तो हर सुख दुख की घड़ी में वो मौजूद रहे हैं। पर आज की तारीख में मेरी प्राथमिकताएं अलग। आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता है कि कैसे मैं अपनी पार्टी को फिर से वापस वहां पर लेकर जाऊं जहां पे पापा इसकी कल्पना करते थे। तो मेरा पूरा ध्यान केंद्रित फिलहाल अपनी पार्टी पर है। बट हाँ, जो प्रस्ताव मेरे छोटे भाई की तरफ से आया है, उनकी पार्टी की तरफ से आया, उसके लिए मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। मेरे पिताजी की जयंती भी मनाने की इन्होंने घोषणा की है उनके जन्म दिवस के दिन पर, इसलिए भी मैं इस सम्मान के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। चिराग, एक सवाल और है, और वो भी सवाल अब तेजस्वी से ही जुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये नीतीश सरकार 1-1.5 महीने की मेहमान है। आप खुद, आपकी पार्टी बिहार में पॉलिटिक्स करती है, आप खुद बिहार की नब्ज, राजनीति, विधानसभा, सब चीजों से वाकिफ है। ये जो बात कही है कि नीतीश सरकार 1-1.5 महीने की मेहमान है, सरकार जाने वाली है, सरकार बदलने वाली है, ये सारी चीजें चल रही हैं। हमने देखा किस तरीके से मांझी साहब गए थे, मुलाकातों का दौर चल रहा है। क्या बिहार में कुछ उथल पुथल हो सकता है आने वाले 1-1.5 महीने में चिराग? यकीनन, यकीनन।
आप 10 नवंबर को 2020 को 10 नवंबर को परिणाम आए थे और 11 नवंबर को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार में ही मैंने की थी। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप रिविजिट करें तो उसी दिन मैंने क्लियरली इस बात को कह दिया था कि 2-2.5 साल से ज्यादा ये सरकार नहीं चलेगी, मैक्सिमम खींचेगी तो 2 साल तक चली जाएगी, इससे ज्यादा ये सरकार नहीं चलने वाली। तो यकीनन मध्यवर्ती चुनाव कभी भी होंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 2024 बिहार विधानसभा 2024 लोकसभा जो जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा चुनाव से पहले बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। और ये बात मैं या तेजस्वी ही नहीं कहते, ये बात हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी मानते हैं। और यही कारण है कि परिणामों के बाद इतना समय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बिताया जितना समय मुख्यमंत्री जी ने अपने पार्टी ऑफिस में उन्होंने बिताया। और वो लव कुश समीकरण जिस तरीके से साध रहे हैं या जिस तरीके से वो पार्टी में पुराने पिछड़े हुए लोगों को एकजुट कर रहे हैं, लोग ऐसी संगठन की तैयारी तभी करते हैं जब चुनाव अपेक्षित होते हैं। तो यकीनन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी भी एक रणनीति बना रहे हैं क्योंकि उनको नहीं बर्दाश्त होता कि वो तीसरे नंबर की पार्टी है। इस बात की तकलीफ है उनको कि वो तीसरे नंबर की पार्टी से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो वो स्वयं चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और यकीनन बिहार में चुनाव जल्द होने वाले हैं। क्या बिहार में इस बार एलजेपी और तेजस्वी साथ में नजर आएंगे? क्योंकि आप भी नीतीश के विरोधी हैं और तेजस्वी घोर विरोधी हैं। जी बिल्कुल, विरोधी तो मैं जरूर हूँ मुख्यमंत्री जी का, पर व्यक्तिगत तौर पर नहीं, सिर्फ उनकी नीतियों को लेकर। व्यक्तिगत तौर पर मेरे पिता तुल्य हैं वो, उनका सम्मान वैसे ही रहेगा, मेरे पिता के साथ उन्होंने काम किया है। पर हाँ, चुनाव के वक्त क्या परिस्थिति होगी भाई, जैसा मैंने बोला आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता मेरी पार्टी को पुनः खड़ा करने की है, संगठन को आगे लेकर चलने की है। राजनीतिक और कानूनी लड़ाई भी मैं साथ ही साथ मजबूती से मैं लड़ रहा हूँ, उसमें जीत हासिल करने की है। अगले चुनाव में गठबंधन का क्या स्वरूप होगा मुझे लगता है ये हम लोग चुनाव के वक्त ही हम लोग तय करेंगे। बट फिलहाल मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं अपनी पार्टी पर मेरा पूरा ध्यान केंद्रित है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। चिराग, एक मुश्किल लड़ाई होगी राजनीतिक तौर पर। एक तरफ आप चाचा से लड़ेंगे, एक तरफ उन सांसदों से लड़ेंगे जिनको आपने टिकट दिया, लोकसभा तक आपकी पार्टी लेकर आई, एक तरफ उनसे लड़ेंगे। एक तरफ चुनाव आयोग होगा, एक तरफ आप कह रहे हैं, आपने इंडिया न्यूज पर कहा कि कोर्ट भी जा सकते हैं, और एक तरफ बिहार भी होगा जहां आपको कैडर, समर्थक, लोग, पहचान एक बार फिर से वही पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जो पासवान साहब ने शुरू करी थी। चिराग, नहीं तो इसमें दिक्कत क्या है मुझे? पापा ने भी ये संघर्ष किया। पापा हमेशा इस बात को बोलते थे कि लोग रामविलास पासवान को 89 के बाद से जानते हैं और लोग कहते हैं कि भाई ये हर सरकार में मंत्री रहे, पर किसी ने मेरे उस संघर्ष को नहीं देखा जो 69 से 89 तक जो पापा ने किया। पापा बोलते हैं कि उन 20 सालों में मैंने कई सही कई गलत फैसले लिए, कई बार आगे गया, कई बार लोगों ने मुझे पीछे खींचा। विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए मैं जहां पर पहुंचा हूं मैं वहां पर पहुंचा हूं। और ये पापा के अंतिम शब्द ही थे। पापा ये चाहते थे कि मैं अकेले चुनाव लड़ूं। उन्होंने बार बार मुझे बोला कि अकेले चुनाव लड़ना भले राह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर तुम सच्चाई की राह पर हो, अगर तुम बिहार में सही में विकास की सोच के साथ चलते हो तो लोग अपने साथ तुम्हारे साथ जुटेंगे। और मैं मानता हूं इस बात को। पापा बोलते थे कि अकेले चलोगे और तब जब तुम संघर्ष कर कर आगे बढ़ोगे तो सही मायनों में तुम नेता बनोगे। अगर मैं उस रेड कारपेट पे चलता तो शायद मैं उम्र भर रामविलास पासवान जी का बेटा ही बनकर रहता। पर अगर सही में अगर मुझे बिहार में आगे अगर बिहार को अगर आगे लेकर जाना है तो जो संघर्ष का रास्ता पापा ने मुझे दिखाया उस पर चलने से ना मैं घबराता हूं ना मैं डरता हूं। रामविलास पासवान का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं, इसमें से किसी बात से मुझे डर नहीं लगता, ना संघर्ष करने से, ना अकेले चलने से, ना निर्णय लेने से। ये पासवान जी ने आप सीख दी है और ये गुरु मंत्र वो देख गए। एक आखिरी सवाल बहुत छोटा सा इससे पहले कि आप को शुक्रिया करूं, चिराग जी, क्या कोई अभी भी पॉसिबिलिटी है कि चाचा के साथ पैचअप हो जाए? क्या कोई पॉसिबिलिटी है 10% की भी? परिवार का मामला है, एक बार फिर से साथ में बैठ जाए। देखिए, मेरे तो चाचा उम्र भर रहेंगे और चाचा ही नहीं मेरे पिता समान वो उम्र भर रहेंगे। मेरा छोटा भाई रहेगा। ये खून के रिश्ते नहीं खत्म हो सकते। पर हाँ, ये फैसला अलग होने का उनका था। मुझसे शिकायतें उनकी थी। मैं बोलता हूँ बार बार, आपकी सारी शिकायतें, आपकी सारी नाराजगी मेरी सराखों पर बशर्ते आप मुझे बताते तो मिल बैठकर हम लोग उसका हल निकाल सकते थे। पर हाँ, आज भी व्यक्तिगत तौर पर जो मेरा उनके प्रति सम्मान है वो वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। बट हाँ, अब साथ मिलकर आगे चलना, काम करना, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला होगा। क्योंकि अब मैंने अंत तक मैंने प्रयास किया, मैं उनके दरवाजे पर जाकर भी खड़ा रहा मिलने के लिए। मैं चाहता था कि पब्लिक डोमेन में आने से पहले हम लोग इन विषयों को सुलझा लें,
पर अब जब पब्लिक डोमेन में आ चुका है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की भूमिका इसमें अब अहम हो गई है, तो जो फैसला होगा वो उन्हीं के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, चिराग पासवान जी, आप हमसे जुड़े, आपने कीमती समय दिया और दिल से आपने बात करी, चाहे वो पासवान साहब के बारे में हो, चाहे चाचा के बारे में हो, नीतीश कुमार के बारे में हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त इंडिया न्यूज को दिया, आपने हमसे बातचीत करी और दिल से आप बोले कि हाँ, आगे क्या होना चाहिए, आगे चिराग पासवान क्या करेंगे। चिराग पासवान ने बताया कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है पार्टी के लिए, ये बिल्कुल साफ उन्होंने कहा। और मंत्री बनने पर भी चिराग पासवान ने साफ कहा, ये कॉल प्रधानमंत्री और बीजेपी की है, वो हनुमान की तरह उनके साथ खड़े रहे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज।